ओके, तो वेलकम अगेन प्रोफेसर अनप्लग। ठीक है, अगर आप लोग ने चैनल पे हो, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो आपने देखा होगा कि हमारी पाइथन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसमें पहला वीडियो आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो जाके देख लेना। ठीक है, ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पाइथन की जो सीरीज है उसके पैरेलल चलेगी। क्यों, उसके पीछे का रीजन है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये सीरीज होने वाली है बेसिकली प्रॉपरली डेडिकेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। अब ये जो स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो आप लोग अभी तक 11th 12th में पढ़ के आए हो, या मे बी आप लोगों ने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, राइट। दिस स्टैटिस्टिक्स पार्ट इज solely dependent on the or solely for the artificial intelligence। देखो, क्यों ये सीरीज मैं पैरेलल स्टार्ट कर रहा हूं पाइथन के, उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। आप लोग पाइथन पढ़ रहे हो, ठीक है, साथ में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो। पाइथन खत्म होगा उसके काफी पहले स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें इस सीरीज में ज्यादा नहीं पर हमको 10 या 12 वीडियोस लगेंगे। अगर हम 35 टू 40 मिनट्स के वीडियो की एवरेज रखते हैं तो 10 से 12 वीडियो में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि मैथ्स वाला पार्ट है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, पाइथन खत्म हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोग डायरेक्टली जंप कर सकते हो मशीन लर्निंग पे। मशीन लर्निंग के पहले वैसे चीजें होती हैं, जैसे ईडीए होता है, फीचर इंजीनियरिंग होता है, एफई होता है, उसके बाद मशीन लर्निंग आता है। बट एटलीस्ट आपका मैथ्स वाला पार्ट और पाइथन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा पैरेलल साथ में। तो जो डेटा साइंस खत्म करने में 10 से 11 महीने लग रहे थे, उसको हम कम करके 8 से 9 महीनों में ला पाएंगे। दैट इज वाई हम लोग ये सीरीज को पैरेलल स्टार्ट कर रहे हैं विद द पाइथन सीरीज। ठीक है, तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि ये सीरीज क्यों। अब द क्वेश्चन इज कि व्हाई स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस और लेट्स से फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं आपको। जब हम लोग डेटा साइंस के बारे में बात करते हैं और या हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग बात कर रहे होते हैं डेटा के बारे में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डेटा इज मोर और मोस्टली इज अ न्यूमेरिक वैल्यूज। जैसे कि मैं बताता हूं कि अगर एज ए ह्यूमन माइंड हमको किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, उसको प्रोसेस करना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली कुछ आउटपुट देना है, ठीक है, तो हम हमारे कॉमन सेंस का या नॉलेज का यूज करते हैं। बट क्योंकि मॉडल है, क्योंकि मशीन है, उसके पास कॉमन सेंस तो है नहीं, नॉलेज तो है नहीं, तो वो क्या यूज करेगी? उस डेटा का, जो डेटा हमने उसको प्रोवाइड किया है, जो डेटा हमने उसको फीड किया है, उसको प्रोसेस करने के लिए, उससे कुछ इंसाइटफुल आउटपुट निकालने के लिए, या कुछ प्रेडिक्ट करने के लिए, या कुछ फोरकास्ट करने के लिए, उसको उस डेटा को समझना पड़ेगा। और उस डेटा को समझने के लिए उसको यूज करना पड़ेगा मैथ्स। हमारा ह्यूमन माइंड भी हर चीज को प्रोसेस करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए मैथ्स ही परफॉर्म करता है। जस्ट बिकॉज हम बचपन से वो चीजें करते आ रहे हैं रेगुलर बेस पे, तो वो हमको फील नहीं हो पाता कि हमने यहाँ पे मैथ्स का यूज किया। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपको सामने एक व्हीकल दिख रहा है, राइट साइड पे एक, लेफ्ट साइड पे व्हीकल दिख रहा है, और आपको बीच में गैप दिख रहा है, आपके माइंड ने कैलकुलेट कर लिया कि क्या इस गैप में से मेरी गाड़ी निकल पाएगी, और निकल पाएगी तो मुझे किस स्पीड पे निकालनी है, किस स्पीड पे, किस एंगल पे मुझे गाड़ी निकालनी है, तो मैं सेफली निकल जाऊंगा। ये पूरा मैथ्स हुआ है आपके माइंड में। जस्ट बिकॉज ये आपकी हैबिट हो चुकी है तो आपको फील नहीं हुआ। ठीक है, तो जब हम लोग हमारे ह्यूमन माइंड को मिमिक करके किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन को बनाना चाहते हैं, तो हमको उसको ये जो माइंडसेट हमारा, ये जो डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास है, वो उसको देना पड़ेगा। और वो देने के लिए हमें उसको देना पड़ेगा मैथ्स। जितने भी अल्गोरिदम्स मशीन लर्निंग के अंदर आते हैं, जितने भी डीप लर्निंग के लिए अंदर आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी अल्गोरिदम्स आप पढ़ रहे हो, चाहे आप वो फिर पढ़ रहे हो डीएफएस बीएफएस वाले अल्गोरिदम या ए स्टार एओ स्टार वाले अल्गोरिदम, सबके पीछे देयर इज अ मैथ्स। विदाउट मैथ्स कोई अल्गोरिदम पॉसिबल नहीं है। एक डेटा साइंटिस्ट वो होता है जिसको सारे अल्गोरिदम आते हैं। अच्छा डेटा साइंटिस्ट वो होता है जिसको सारे अल्गोरिदम के पीछे का मैथ्स आता है। क्योंकि अगर आपको अल्गोरिदम आता है तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन अगर आपको अल्गोरिदम के पीछे का मैथ्स आता है तो आप ये समझ पाओगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस अल्गोरिदम का यूज करना पड़ेगा, जिससे मुझे बेटर एक्यूरेसी मिलेगी। कंसेप्ट बिल्डिंग
कंसेप्ट बिल्डिंग बेसिकली। जैसे कि आपको यहां से घर जाना है, आप किसी पॉइंट ए पे हो, आपको पॉइंट बी आपका घर है जाना है, आपके पास 4 अलग अलग रास्ते। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट आपके माइंड में कि कौन सा रास्ता बेटर है। अब उसके लिए आप रीजनिंग देते हो कि यहाँ पे ट्रैफिक होगा, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा, यहाँ पे रास्ता अच्छा है, यहाँ पे रास्ता अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। और फिर आप कोई एक रास्ता चूज करते हो, जाते हो। मशीन तो ये नहीं कर सकता, उसको चाहिए होता है अल्गोरिथम। अल्गोरिथम यानी कि मैथ्स। काउंट करना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है, एवरेज डिस्टेंस क्या है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस क्या है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज के लिए लगता है मैथ्स। एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर सीरीज इज नॉट, आई विल नॉट से कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा कि ये मस्ट है। विदाउट मैथ्स देर इज अ नोट, देर इज नो एक्सिस्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है, आपको मैथ्स नहीं आता, तो दो ऑप्शन है आपके पास, आइदर यू डोंट चूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्ट लविंग मैथ्स। और इस सीरीज में हम ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैथ्स से प्यार हो जाए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेसिक स्टेटिस्टिक्स से। ये जो होने वाला है प्रॉपर्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए स्टेटिस्टिक्स है। ठीक है, बेसिक वाला नहीं, 9th 10th स्टैंडर्ड वाला नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसमें डीप डाइव करके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आता है वो चीजें करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। ठीक है, तो बात हुई थी स्टेटिस्टिक्स की, हमारी स्टेट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेटिस्टिक्स के दो पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। स्टेटिस्टिक्स प्रॉपर पूरा एक टॉपिक है, लेकिन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है स्टेट का, वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो पार्ट है जो आप अभी तक पढ़ के आ रहे हो, जो आपने अभी तक पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना होगा इसके बारे में। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका इन्फ्रेंशियल, सॉरी इसको हम लोग फिर से लिख देते हैं, दिखेगा नहीं, इन्फ्रेंशियल। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टेट। दो टाइप के स्टेट होते हैं, पहला होता है आपका डिस्क्रिप्टिव और दूसरा होता है आपका इन्फ्रेंशियल स्टेट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव स्टेट में क्या चीजें आती हैं और इन्फ्रेंशियल स्टेट में क्या चीजें आती है वो देखते हैं। देखो जैसे इसका नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टेट, डिस्क्रिप्टिव स्टेट में इन्वॉल्व होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से मेरा क्या मतलब है बताता हूँ। डिस्क्रिप्टिव स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। सबसे पहले आपका इंक्लूड होगा सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है? हाँ हाँ बताता हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, आपके पास डेटा है। ठीक है, देखो एक बात आप मान लो कि आप डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हो, तो आप काम कर रहे हो डेटा के साथ, आप काम कर रहे हो डेटा पे। आपके पास एक रेंज ऑफ डेटा है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने घर से या सपोज करो कि आप नरोड़ा से गांधीनगर आए, ठीक है, तो आप कितनी स्पीड में आए, तो आप क्या बोलोगे, कोई एक आंसर दोगे। जैसे आप बोलोगे 40 की स्पीड में आया मैं, तो 40 जो आंसर आपने दिया कि 40 की स्पीड में आया, तो क्या वहां से निकलने से लेके यहां पहुंचने तक कांस्टेंट 40 की स्पीड पे आया आप? नॉट पॉसिबल। कहीं आपकी स्पीड 40 से कम होगी, कहीं आपकी स्पीड 40 से बहुत ज्यादा होगी। तो आपने ये जो आंसर दिया कि मैं 40 की स्पीड पे आया, वो आपने क्या आंसर दिया, एक एवरेज स्पीड। तो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि आपके पास जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जो बिग अमाउंट ऑफ डेटा है, उसका एक सेंटर पॉइंट या तो एक एवरेज जो होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अभी के लिए सेंट्रल टेंडेंसी का ये मतलब होता है, वही बताने जा रहा था कि सेंट्रल टेंडेंसी में आपके इंक्लूड होती हैं तीन चीजें सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपका इंक्लूड होता है मीन, फिर होता है मीडियन, फिर होता है मोड। ये तीनों का काम क्या होता है, एवरेज फाइंड करना। ठीक है, तीनों का काम होता है आपके डेटा का एवरेज फाइंड करना। लेकिन मीन अलग जगह पे यूज होता है अलग टाइप के डेटा के लिए, मीडियन अलग जगह पे यूज होता है अलग टाइप के डेटा के लिए, और मोड अलग जगह पे यूज होता है अलग टाइप के डेटा के लिए। वो हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के डेटा के लिए कब क्या यूज होता है। तो एक तो ये आपका टॉपिक कवर हो गया सेंट्रल टेंडेंसी। फिर दूसरा जो टॉपिक जो आता है इन डिस्क्रिप्टिव स्टेट के अंदर, वो आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी। जो प्रोबेबिलिटी आप अभी तक पढ़ के आ रहे हो, सिंपल वाली, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव,
ठीक है, ये सारी लेट्स से बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, फिर एडिशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो वही चीजें, बट एक स्टेप आगे। हर टाइप की प्रोबेबिलिटी इंक्लूड होती है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं डेटा और डेटा पे प्रेडिक्शंस पे काम करता है। अब प्रेडिक्शन का जनरल मीनिंग क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मैं ये बोलता हूँ कि इंडिया के जीतने के चांसेस 90% है, प्रोबेबिलिटी इज 90%, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, मैं प्रेडिक्शन ही तो कर रहा हूँ, राइट? तो जहां जहां पे प्रेडिक्शन की बात आती है, जहां जहां पे फोरकास्टिंग की बात आती है, फोरकास्टिंग नहीं, जहां जहां पे प्रेडिक्शन की बात आती है, वहां पे काम आता है आपका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। फिर आएगा आपका तीसरा पॉइंट, क्या? तो तीसरे पॉइंट में आपके आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फिर आपका लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। फिर आपका आएगा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर आएगा आपका, ये चीजें आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आएगी, वेरिएंस। सुना होगा, ये आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है वेरिएंस? छोड़ दिया था, बहुत बड़ा फॉर्मूला। हाँ, इसको बहुत इजी है ये तो। फिर आपका फिफ्थ, वेरिएंस के बाद आएगा, वेरिएंस हो गया, वेरिएंस के बाद आएगा आपका परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पहले आएगा आपका परसेंटेज, पता होगा आपको, एंड परसेंटाइल, ठीक है। तो ये और काफी सारी चीजें, लेकिन ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टेट। डिस्क्रिप्टिव स्टेट में ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं जो आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुन रखे हैं या कर रखे हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं इन्फ्रेंशियल स्टेट की, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कि इन्फ्रेंशियल स्टेट क्या होता है और उसमें क्या क्या टॉपिक कवर होते हैं। देखो, इन्फ्रेंशियल स्टेट हो सकता है आपने पहले नहीं किया, और हो सकता है नहीं आपने नहीं किया होगा पहले कभी। उसमें क्या आता है? सबसे पहले जेड टेस्ट, फिर अनोवा टेस्ट, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। मजा आ रहा है ना? मैथ सही है। फिर आपका आएगा काई स्क्वायर टेस्ट, फिर आएगा आपका इसमें पाई टेस्ट, फिर इसमें आएगा आपका आउटलायर्स रिमूविंग। तो ये सारी चीजें आएंगी इन्फ्लुएंशियल स्टेट के अंदर। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, नहीं भी सुना है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। और हैंड राइटिंग पे भी मत जाओ, मैं आपके इसको प्रॉपर डेडिकेटेड पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे, हर लेक्चर की मैं आपको डेडिकेटेड पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें हैंड राइटिंग अच्छी है अभी समझाने के लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टेटिस्टिक्स दो पार्ट, डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्लुएंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या है जो अभी तक हमने देख लिया है, प्रोबेबिलिटी, मीन मीडियन मोड, परसेंटेज, परसेंटाइल, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। फिर आता है क्या आपका इन्फ्लुएंशियल स्टेट। इन्फ्लुएंशियल स्टेट में क्या आ रहा था? टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, काई स्क्वायर, पाई टेस्ट एंड आउटलायर्स रिमूविंग और सो ऑन। डन है इतना। अब बात करते हैं कि ये स्टेटिस्टिक्स के दो पार्ट हैं क्यों, इसके दो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हमने क्यों बनाए? एक ही में तो काम हो सकता था, या तो सिर्फ इसको पूरा स्टेट ही बोल देते। दो अलग अलग पार्ट क्यों बनाए, दो अलग अलग नाम क्यों दिए? उसके पीछे का रीजन है, ध्यान से समझो। डिस्क्रिप्टिव स्टेट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, उस डेटा, वो रो डेटा है, उस डेटा से मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तो मैं उस डेटा पे डिस्क्रिप्टिव स्टेट अप्लाई करूंगा, तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है, जिससे मैं उस डेटा को समझ पाऊंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक क्लास है, उन्होंने एग्जाम दी मैथ्स की, ठीक है, 60 बच्चों की क्लास है, 60 बच्चों ने मैथ्स की एग्जाम दी, सबके मार्क्स आए आउट ऑफ 100, सबके आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। फिर मैंने एक
उनका एवरेज निकाल लिया। तो यहां से मुझे आंसर क्या मिला कि इस पर्टिकुलर क्लास में एवरेज मैथ्स के मार्क्स क्या है, जितने भी आए मिल गए, जो भी मिल गए। तो मुझे एक रो डेटा में से एक इनसाइट मिल गई, ये डिस्क्रिप्टिव स्टेट, क्योंकि एवरेज निकाला हमने, मीन मीडियन मोड यूज किया हमने, ये डिस्क्रिप्टिव स्टेट है। इन्फ्रेंशियल स्टेट का काम क्या है कि डिस्क्रिप्टिव स्टेट का आपको जो आंसर मिला है उसका यूज करके आप कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। समझ रहे हो? मुझे क्या मार्क्स मिला, सपोज मुझे इन डिस्क्रिप्टिव स्टेट का आंसर मिला कि एवरेज मैथ्स के मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 सपोज करो 60। तो अब मैं यहां से ये जेट टेस्ट, अनोवा टेस्ट वगैरह चीजों को अप्लाई करके ये इंफॉर्मेशन निकाल पाऊंगा कि इस पर्टिकुलर क्लासरूम में मैथ्स का जो लेवल है वो कितना है, मुझे इस पे क्या अब करना चाहिए, आगे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या मुझे एक्स्ट्रा क्लास करवाने चाहिए, क्या मुझे फैकल्टी चेंज करना चाहिए, क्या मुझे बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवानी पड़ेगी। तो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टेट आपको आपके रो डेटा में से इनसाइट निकाल के देगा और उस इनसाइट, उस आंसर का यूज करके उस पे इन्फ्लुएंशियल स्टेट अप्लाई करके आप डिसीजंस लोगे। दैट इज व्हाई देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टेट एंड इन्फ्लुएंशियल स्टेट। थे। समझ में आया? तो यानी डिस्क्रिप्टिव हमें डेटा में से नॉलेज देता है और नॉलेज का फिर डिसीजन इन्फ्लुएंशियल स्टेट लेता है। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा साइंस और एआई के लिए। डन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये था हमारा इंडेक्स, बेसिकली ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स का इंडेक्स कि क्या क्या हमको पढ़ना है। डन है। स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ, अब करते हैं हम लोग स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, लेकिन उस पे भी जाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। क्या क्या चीजें, अब ध्यान से देखो प्यार से। ये सपोज करो यूनिवर्स है, बहुत छोटा। हाँ काफी छोटा, ठीक है। और ये यूनिवर्स के अंदर नहीं, लोग, मेरे लिए मेरी धरती यूनिवर्स है, दिल्ली डिल्लू। डन है। नहीं, ये पूरा यूनिवर्स है। अब मेरे को तुम एक लोग सिंपल सी चीज सोचो कि अगर मुझे कोई सर्वे करना है, या लेट से मुझे कोई सर्वे करना है, ठीक है। इस दुनिया में कितने लोग हैं? बहुत सारे, 8 बिलियन। बहुत सारे। नाइस आंसर। 8 बिलियन। समवेयर अराउंड। क्या मैं हर इंसान के पास जाके वो सर्वे कर पाऊंगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोगों को काम पे लगाते हैं कि वो लेके नहीं नहीं, हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। जब आप लोगों के अंदर से जब तक आंसर ना निकले तब तक सोचो। आज एक नई मूवी आई, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मर्दानी 3, ठीक है। अब आपको ये क्यों हंस रहे हो भाई? मूवी अच्छी है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें हंसी आ रही है, ठीक है। तो सपोज करो कि मर्दानी 3 एक मूवी आई। अब आपको ये पता करना है कि ये मूवी अच्छी है या नहीं, ठीक है। भूल जाओ कि आपके पास बुक माई शो है या गूगल है जिस पर आप रेटिंग चेक कर सकते हो, भूल जाओ। लेकिन आपको पता करना है कि मर्दानी 3 मूवी अच्छी है या नहीं। आप किसी सपोज आप पीवीआर के सामने गए जहां पे मर्दानी 3 का फर्स्ट शो चल रहा है, और फर्स्ट शो खत्म हो गया, लोग बाहर आए। अब आप क्या करोगे? हर एक इंसान से पूछोगे कि मूवी कैसी है? नहीं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, रैंडम करेंगे। आप क्या करोगे? कुछ लोगों से पूछोगे। उसी तरीके से, इस चीज को ध्यान रखा, उसी तरीके से क्या होता है कि ये हमारा पूरा यूनिवर्स है। हम पूरे यूनिवर्स में से सैंपल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सैंपल्स, लोगों को पकड़ पकड़ के। ये बन गए हमारे सैंपल्स। इसको हम, जो भी हमको एक्सपेरिमेंट करना है, जो भी चीजें हमको करनी है, वो हम इन सैंपल्स पे परफॉर्म करते हैं। एंड देन हम उस पे अंदाजा लगाते हैं कि क्या होगा। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? शायद। शायद एक और एग्जांपल लूं। नहीं, सैंपल क्या मतलब? सैंपल वाला नहीं समझ। मतलब मैं समझाता हूं। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस खत्म होने के बाद जब रिजल्ट आने वाला होता है तो उसके पहले एग्जिट पोल्स आते हैं। अब आपकी जनरेशन को एग्जिट पोल तो पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। रुझान कि कौन जीत सकता है, न्यूज चैनल्स पे हाँ, 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 कि भाजपा के जीतने की इतनी हाँ, 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 संभावना है, कांग्रेस के जीतने की इतनी, आता है ना लाइव। तो वो लोग ये चीजें कहां से ला रहे हैं?
ये इन्फॉर्मेशन वो कहां से ला रहे हैं? रिजल्ट आने से पहले वो क्या कर रहे हैं? सर्वे कर रहे हैं, रेंडम लोगों से जाके पूछ रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया, आपके हिसाब से कौन जीतेगा, और उसके बेसिस पे वो बता रहे हैं कि किस पर्टिकुलर जगह पे किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है। ज्यादा है। तो वो सबसे नहीं पूछ रहे, रेंडम जाके, तो उसको बोलते हैं सैंपल। ओके। अब जैसे कि आप लोग जहां पे रहते हो, सपोज किसी सोसाइटी में रहते हो, अब वो सोसाइटी में क्या बुराइयां हैं और क्या अच्छाई है, ये जानने के लिए आपको हर एक घर में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे? रैंडम पीपल्स से जाके पूछोगे, और जो ज्यादा इंक्लाइन होगा आंसर खराब की तरफ, तो आप मान जाओगे कि सोसाइटी खराब है, और अगर अच्छे की तरफ होगा तो आप मान जाओगे सोसाइटी अच्छी। ये होता है सैंपल, टेस्ट सैंपल तरीके से करेंगे। टेस्ट सैंपल। अब जैसे कि आपका तेरा ब्लड टेस्ट करना है, तो मैं तेरे शरीर का पूरा खून थोड़ी निकाल लूंगा। हाँ। दिस इज लाइक दैट ओनली। तो डेटा साइंस और एआई में ग्रेटर देन एन आपको जहां पे भी दिखे, ग्रेटर एन, अरे क्या बोल रहा हूं मैं, कैपिटल एन, मैथ्स आ गया ना तो ग्रेटर देन लेस देन आएगा। कैपिटल एन आपको कहीं पे भी दिखे, किसी भी फॉर्मूला में आपको कैपिटल एन दिखे, तो वो होता है आपका प्रॉपर पूरा पॉपुलेशन। क्या? पूरा पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन, जिसपे जो है एक्चुअल पॉपुलेशन। और स्मॉल एन कहीं पे भी दिखे तो वो होता है हमारा जिंदगी भर। अगर डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी जिंदगी या अपना फ्यूचर देख रहे हो, ठीक है, तो ये दो लाइन आपकी जिंदगी बदल सकती है। आईबीएम में इंटरव्यू हुआ था, आईबीएम में, आईबीएम पता है, आईबीएम कंपनी में इंटरव्यू हुआ था, कैंडिडेट था, बहुत अच्छी टायर 1 या टायर 2 यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट था, 9.8 9.9 था उसका, स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर किया था, और जेन्युइन अच्छा कैंडिडेट था, सब सही था। आईबीएम वालों ने सबसे पहला क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा था उनको, ये कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस बताओ। वो इस कॉन्टेक्स्ट में सोच ही नहीं पाया, उस पॉइंट पे रिजेक्टेड। दैट इज, और मैं मजाक नहीं कर रहा, आप जब रियल वर्ल्ड अल्गोरिथम से प्रॉब्लम सोल्व करोगे ना, जब रियल वर्ल्ड अल्गोरिथम या प्रॉब्लम सोल्व करोगे, तो आपको फॉर्मूलाज जो दिखेंगे अल्गोरिथम में वगैरह में, तो आप कैपिटल और स्मॉल एन में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फॉर्मूलाज भी चेंज होती हैं। कैपिटल एन यानी कि प्रॉपर पॉपुलेशन की फॉर्मूला इज अ डिफरेंट फॉर्मूला, एंड स्मॉल एन यानी कि सैंपल की फॉर्मूला इज अ डिफरेंट फॉर्मूला। क्लियर है ये? क्या बोल रहा? डन है ये? ओके। अब इतना समझ में आ गया पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है। अब क्योंकि ये मीडिया वाले होते हैं और हम लोगों को मूवी का रिव्यू चाहिए, तो हम रैंडमली जाके किसी से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन when we are talking about artificial intelligence, when we are talking about making a model, to train a model, हम random samples नहीं ले सकते, समझ रहे हो? हमको सैम्पलिंग की टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग। सबसे पहली टेक्निक क्या है? सबसे पहली टेक्निक है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग जो मैंने अभी आपको समझाया, रैंडम बेसिकली जो अभी हमने देखा पीवीआर के बाहर आप खड़े रहे, रैंडमली जो भी आ रहा है, रैंडम किसी को भी पूछ रहे हो कि मूवी कैसी है, मूवी कैसी है, तो वो रैंडम सैम्पलिंग। सॉरी, दूसरी आती है आपकी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक, हाँ, करते कैसे उसको? रैंडम सैम्पलिंग को सबको कैसे करते हैं मतलब मैं समझा नहीं, प्रैक्टिकली। हाँ। हाँ, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हम जितना भी मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जितना भी मैथ्स पढ़ेंगे, सब पाइथन करता है, उसके पास सारी चीजों की इनबिल्ट मेथड्स है। हमको ये सारी चीजें कोड नहीं करनी है, समझ रहे हो? करना क्या है इसका? लेट्स से आप लोगों ने बीएफएस या डीएफएस पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, क्या है वो? एल्गोरिदम है, कोड किया हुआ है आपने, उसके पीछे का मैथ्स पता है आपको? नहीं। काम कैसे करता है डीएफएस, मैथ्स पता है? हाँ, इसको पहले सबको तोड़ता और फिर एक मैथ्स, ये मैथ्स नहीं है, ये अल्गोरिदम है। मैथ्स क्या है उसके पीछे का? मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, गूगल मैप यूज करते हो?
गूगल मैप यूज करते हो, 4-5 रास्ते हैं, फिर भी वो एक ही रास्ता बताएगा। हाँ, वो मेज उसके वाला पीछे यूज करता है। उसके पीछे ए स्टार एल्गोरिदम यूज होता है। मैं आपको हाँ। एल्गोरिदम का नाम बता देता हूँ, ए स्टार एल्गोरिदम। उसके पीछे का मैथ्स पता है? वो मेज वाले टाइप का होता है, शॉर्टेस्ट रूट। ये सारे एल्गोरिदम से, प्रायोरिटी क्यू वगैरह, ये तो सब डेटा स्ट्रक्चर से। मैं पूछ रहा हूँ उसके पीछे का मैथ्स। एल्गोरिदम विदाउट मैथ्स नहीं बन सकते, इस चीज को याद रख लो। कोई भी एल्गोरिदम बिना मैथ्स के नहीं बन सकते। आपको एल्गोरिदम पता होगा, आप एल्गोरिदम कोड कर सकते हो, लेकिन आपको एल्गोरिदम के पीछे का मैथ्स पता है? व्हाई इन द स्टार्टिंग जब फेसबुक पहली बार बना, तो फेसबुक इतना फेमस क्यों हुआ, फेसबुक इतना क्यों चला? बिकॉज ऑफ इट्स एल्गोरिदम। ऑब्वियस है या नहीं? उसने चुराया था या कुछ भी था, लेकिन एल्गोरिदम की वजह से डन है। वो ये एल्गोरिदम कभी नहीं बना पाता अगर उसको मैथ्स नहीं आता, क्योंकि कोई भी एल्गोरिदम नहीं बन सकता। आप किसी भी मशीन को कैसे बोल सकते हो कि इस पॉइंट के बाद इसी पॉइंट पे जाना है? कुछ तो रीजनिंग देनी पड़ेगी उसको। अगर मैं तुझे बोलता हूं कि कुशाग्रज जा, यहां से कूद जा, तो मुझे तुझे रीजनिंग देनी पड़ेगी ना कि क्यों कूद जा। उसी तरीके से जब आप मशीन को बोल रहे हो कि आपको ये एल्गोरिदम, यानी कि लेट्स से टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी सर्च, छोड़ो बाइनरी भी नहीं, लीनियर सर्च, सिंपलेस्ट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लीनियर सर्च। मुझे मशीन को बोलना है कि ये आपको एरे दे दिया मैंने, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर, सेकंड पे जा, फिर जीरो से स्टार्ट कर, फर्स्ट पे जा, सेकंड पे जा, थर्ड पे जा। ये एल्गोरिदम है, लेकिन वो एल्गोरिदम बना कैसे, उसके पीछे का मैथ्स है क्या, ये जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेटा साइंटिस्ट, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, एक डेटा साइंटिस्ट वो होता है जिसको एल्गोरिदम आता है। एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट वो होता है जो खुद के एल्गोरिदम बना सकते हैं। सपोज आपके पास कोई डेटा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दो एल्गोरिदम है सिंपल वाले, सुपरवाइज्ड के अंदर दो एल्गोरिदम होते हैं, लीनियर सर्च, सिंपल लीनियर सर्च बोल रहा हूं। सुपरवाइज्ड के अंदर दो एल्गोरिदम होते हैं, पहला लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये दो अलग अलग एल्गोरिदम है, ठीक है, अलग टाइप के डेटा और अलग टाइप के प्रेडिक्शंस के लिए यूज होते हैं। जिसको ये एल्गोरिदम अच्छे से आते होंगे, गुड, काम कर लेंगे। लेकिन रियल लाइफ का डेटा जब उनको दिया जाएगा जिसपे ना लीनियर रिग्रेशन अच्छे से काम कर रहा है, ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छे से काम कर रहा है, तब आपको करना पड़ता है इन दोनों एल्गोरिदम को मिक्स। वो आप तभी कर पाओगे जब आपको इन दोनों एल्गोरिदम के पीछे का मैथ्स पता होगा कि एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस एल्गोरिदम इज मैथ्स इज इंपॉर्टेंट। कि आपने अभी तक मशीन को काम करते हुए देखा है और आपने फील किया, वाह एआई कितना अच्छे से काम कर रहा है। आप लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चैट जीपीटी, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लोड। मुझे आप अगर अभी 20-25 मिनट दोगे, मैं क्लोड को खोल सकता हूं कि वो कैसे काम कर रहा है, क्या मैथ्स लग रहा है उसके पीछे। चैट जीपीटी मैथ्स, क्लोड मैथ्स, कर्सर मैथ्स, और कुछ नहीं है। विदाउट मैथ्स एआई की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जितने भी रोबोट्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैथ्स, सिंपल मैथ्स। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसके बारे में हम लेक्चर के बीच बीच में बात करते रहेंगे। समझ गए इंपॉर्टेंस क्या है मैथ्स की, है ना? तो सिस्टमेटिक सैंपलिंग की बात कर रहे थे हम। सॉरी, सिस्टमेटिक सैंपलिंग क्या होता है? रैंडम सैंपलिंग में हम क्या कर रहे थे, रैंडमली किसी से भी जाके पूछ रहे थे। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, एक सिस्टम फिक्स कर देते हैं कि मैं पीवीआर से बाहर आने वाले किसी भी रैंडम इंसान से नहीं पूछूंगा, मैं पीवीआर से बाहर आने वाले हर दूसरे इंसान से पूछूंगा। समझ रहे हो? सिस्टम प्रोग्रेशन टाइप का। नहीं नहीं नहीं, एक सिस्टम बना दिया मैंने, कि मैंने बना दिया n इज इक्वल टू 2 रहेगा मेरा, यानी कि मैं हर दूसरे इंसान से पूछूंगा, तो एक सिस्टम बन गया। अब मुझे रैंडम किसी से भी नहीं पूछना, हर दूसरे इंसान से। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैंने ऐसा कर दिया कि सैंपल मैं कैसे करूंगा कि मैं क्लास में बैठा है, हर थर्ड चेयर पे जो स्टूडेंट बैठा है मैं उससे ही पूछूंगा, हर थर्ड चेयर पे। तो अब मैं रैंडमली किसी से भी नहीं पूछ रहा, मैं एक सिस्टम फॉलो कर रहा हूं कि मैं हर थर्ड पर्सन से ही पूछूंगा, हर थर्ड स्टूडेंट से ही पूछूंगा। इसको बोलते हैं क्या? सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ये सारी हाँ पैटर्न में कोई पैटर्न आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। थर्ड, ठीक है, रैंडम हो गया आपका, सिस्टमेटिक हो गया। थर्ड आता है आपका स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड, हाँ स्ट्रेटिफाइड समझाता हूं। इसमें आपको बनाने होते हैं नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स। नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप का क्या मतलब होता है?
क्या मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप का? जो ओवरलैप ना कर रहे हो। ना कर रहे हो ओवरलैप, जैसे कि मेल फीमेल, ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे? नहीं। नहीं करते। तो ये ग्रुप बना दिया मैंने कि मैं क्या करूंगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर मेल है अगर, तो फिर मैं मेल से पूछा मैंने, तो फिर फीमेल, मेल फीमेल, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप्स बनाऊंगा मैं। सेम तरीके के लोग नहीं होने चाहिए। ओके। हाँ, सेम तरीके के होने नहीं चाहिए, अलग लोगों से, ओके, कंप्लीटली डिफरेंट। कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी, दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। सर्टिफाइड सैंपल। एक तरीके से कोई एक स्ट्रेटेजिकली जा रहे हो, स्ट्रेटेजी यूज नहीं, कर रहे फिर हो। वो आपका सिस्टमेटिक सैंपलिंग हो जाएगा। ओके। और थर्ड आएगा आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। क्लियर है इतना? फोर्थ जो है हमारा, फोर्थ टाइप सैंपलिंग टेक्निक, फोर्थ सैंपलिंग टेक्निक इज कन्वीनियंस। बहुत इजी। कन्वीनियंस क्या होता है मैं बताता हूं। मैं जिस चीज का सर्वे कर रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट से ही जाके पूछूंगा, रेंडमली किसी से नहीं पूछूंगा। लेट्स से आई एम डूइंग अ सर्वे कि डेटा साइंस की या डेटा साइंटिस्ट की फ्यूचर में क्या स्कोप है या क्या डिमांड रहेगी, तो मैं रेंडमली किसी से भी जाके नहीं पूछूंगा, मैं उन्हीं लोगों से जाके ये चीज पूछूंगा जो उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है। समझ लो, जैसे कि समझ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूं? इजी है कन्वीनियंस सैंपलिंग में। क्या था कि जिस फील्ड का आप सर्वे कर रहे हो या जिस फील्ड के बारे में आप काम कर रहे हो, उस फील्ड के एक्सपर्ट से ही जाके आप बात करोगे, वही आपका सैंपल है, दैट इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। रिपीट कर देते हैं पूरा का पूरा, 4 सैंपलिंग टेक्निक थी हमारे पास। लिख देते हैं, बेटर रहेगा। अच्छा ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, चलो मैं कलर भी पूरा अलग यूज करता हूँ। हाँ, पता नहीं क्यों। पहला, सबसे पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, क्या हो रहा था, रैंडमली जाओ, रैंडमली सैंपल्स उठाओ, रैंडमली सैंपल्स बनाओ और पूछो। दूसरा क्या था हमारा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, स्ट्रेटेजिक, गया। नाम क्या था उसका, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, बहुत खराब मेमोरी स्पैन है शायद मेरा। जहां पे आप क्या करोगे, सपोज आपने सिस्टम बना दिया कि n इज इक्वल टू 2, मैं हर दूसरे इंसान से ही पूछूंगा, दैट इज सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ठीक है, थर्ड क्या था हमारा, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटिफाइड। इसमें आप क्या कर रहे थे, नॉन ओवरलैपिंग ग्रुप बना रहे थे। कंप्लीटली डिफरेंट। डन है। और फोर्थ टाइप क्या था हमारा, कन्वीनियंस सैंपलिंग, जिसमें आप क्या कर रहे थे कि जो पर्टिकुलर फील्ड का आप, जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हो उसके एक्सपर्ट्स ही कंसीडर करोगे आप। क्लियर है? तो ये हो गए आपके 4 यानी कि 4 टाइप ऑफ सैंपलिंग। क्लियर है? तो आज हम लोग मैथ्स के यानी स्टैटिस्टिक्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखेंगे सैंपलिंग टेक्निक पर। हैवी पड़ेगा ऑब्वियस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपका, फर्स्ट लेक्चर ये। अब देखो, डरना नहीं। हो सकता है कि जब मैंने आप लोगों को इंडेक्स बताया, जब मैंने ये सारी बातें करी कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टेट में ये पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंशियल स्टेट में ये पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगा होगा कि यार ये सब क्या है, ये सब तो हमने सुना ही नहीं था। और सबसे पहले आपको लगा होगा कि यार एआई के बारे में इतनी बातें सुनी है, एआई एआई इजी, किसी ने ये तो बताया ही नहीं कि एआई में मैथ्स आएगा और ये मैथ्स आएगा, इतना मैथ्स आएगा। डरो मत। आज के लेक्चर में जब मैंने इंडेक्स में बात करी और मैंने ऐसी कुछ टॉपिक्स आपको बताए होंगे जो आपने कभी नहीं सुने, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब स्टेप वाइज चीजों को पढ़ेंगे ना, तो वो आपको इजी ही लगेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप लोग सेकंड स्टैंडर्ड में थे, तब मैंने आपको अगर 10th स्टैंडर्ड की बुक का कोई फॉर्मूला दिखाया होता, तो क्या लगता कि यार इतना हार्ड है, ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना, समझ में नहीं आएगा कि ये क्या, ये तो पहली बार देख रहा हूं, ये पढ़ना पड़ेगा मुझे, नहीं करना, क्योंकि तब आप सेकंड में हो। लेकिन जब थर्ड में पहुंचे, फोर्थ में पहुंचे, फिफ्थ में, धीमे धीमे तो वो चीजें इजी लगी ना। आज आपको मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड या सिक्स स्टैंडर्ड की कोई बुक दूंगा मैथ्स की और कोई सम दूंगा, तो मजा की लगेगा ना आपको, इजी लगेगा ना, क्योंकि वो पढ़ चुके हो आप। तो वही चीज है कि अभी आप लोग उस लेवल पे नहीं हो शायद, तो आपको ये चीजें लग रही होंगी कि यार पहली बार सुना, ये तो हार्ड है, एआई में इतना सब करना पड़ेगा। देखो, करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप उस पे काम कर रहे हो जिसको लोग
दुनिया का फ्यूचर बता रहे हैं। तो और नाम क्या है? डेटा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना अगर इतना इजी होता तो हर कोई बन रहा होता। मैं तो बन चुका था। नाम ही है उसका डेटा साइंटिस्ट, लोग उसको हल्के में ले रहे हैं, वो कभी हल्के में था ही नहीं। समझ रहे हो? तो मैथ्स तो आएगा, मैथ्स करना पड़ेगा और ये ही सत्य है, तो मान लो इसको। लेकिन हाँ, इजी है, मैं करवाऊंगा, इजीली करवा दूंगा, बस साथ में रहना स्टेप वाइज। जब भी ये लेक्चर में शायद इतनी नीड नहीं थी, अगले लेक्चर से जब भी मैथ्स का कोई वीडियो आ रहा है और वो देखने बैठ रहे हो आप, तो मेक श्योर कि आप एक बुक और एक पेन लेके बैठो। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपके हाथ से जब आप चीजों को लिखते हो ना, पढ़ते पढ़ते, तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आती है और बहुत ज्यादा इजीली याद रहती है। ठीक है? तो बुक और पेन कंपलसरी लेके बैठो, मैथ्स में तो कंपलसरी। ठीक है? होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप डेटा साइंस कर रहे हो या एआई करना चाह रहे हो, तो आप इसको फॉलो करोगे ही, इस सीरीज को फॉलो करोगे ही। आप जो दोस्तों को जानते हो या अपने फ्रेंड्स को जानते हो जिनको एआई में अपना फ्यूचर देखना है या एआई करना है, ठीक है, जो अभी पाइथन कर चुके हैं या पाइथन कर रहे हैं, सजेस्ट देम ऑल्सो। ठीक है? शेयर करो जितना ज्यादा हो सके एंड खत्म करें इसको यहीं पे। ठीक है? 3, 2, 1 पैक।